So hello people, this is your channel CTV and in this video we are going to revise essay 330. ठीक है, तो 330 ऐसे जो है वो बोलता है द रिस्पॉन्स, द ऑडिटर्स रिस्पॉन्स टू असेस द रिस्क। देखो हमने आइडेंटिफाई करा एंड असेस करा रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, अब हमको जो है रिस्पॉन्ड करना है। तो आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट के बाद हम जो है रिस्पॉन्ड करेंगे। तो 315 के बाद 330 आता है, 320 मटेरियलिटी, राइट। तो बिना किसी देर के हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये कंटेंट तो सेम ही रहेगा। आपको क्या करना है कि अपने नोट्स लेके आने हैं, किसी फैकल्टी के नोट्स है तो वो ले लो, खुद के नोट्स है तो वो ले लो, इस वीडियो को देखो सुनो, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा लैग रहेगा जब आप इस वीडियो को देखोगे तो, ठीक है, बट आपको जो है चीज़ें समझ में आ जाएगी। नहीं, अब देखो, अब ऐसे 330 में हम ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट करता है रिस्पॉन्स टू दी असेस्ड रिस्क। देखो आपने जो है एंटिटी से एविडेंस गैदर करे और आइडेंटिफाई एंड असेस करा रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। तो एविडेंस गैदर करके आपने आइडेंटिफाई और असेस करा रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। अब जो है आप उसमें जो है रिस्पॉन्स करोगे। अब देखो आप जो है रिस्पॉन्स कर रहे हो ना, तो वाइल डिज़ाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग, देखो आपने क्या एविडेंस गैदर करे, ठीक है, आइडेंटिफाई और असेस करा रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। अब जो है आप उस पर रिस्पॉन्स कर रहे हो, राइट। तो रिस्पॉन्स करते समय आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो रिस्पॉन्स कर रहे हो टू डी असेस द रिस्क, मतलब आप फर्दर ऑडिट प्रोसीजर को डिज़ाइन कर रहे हो, राइट। जैसे आप डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट कर रहे हो रिस्पॉन्स, तो ये जो है रिस्पॉन्स एक तरीके से आप डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट कर रहे हो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। ठीक है, तो आप डिज़ाइन करो, इम्प्लीमेंट करो, परफॉर्म करो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर जो रिस्पॉन्सिव होगा टू डी असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट एट असर्शन लेवल। अब इस प्रोसीजर को जब आप डिज़ाइन कर रहे हो तो आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो जो हम जो है रिस्पॉन्स डेवलप कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भैया जो हमने असेसमेंट करा मिस स्टेटमेंट का, अब देखो लाइक्लीहुड क्या है उस मिस स्टेटमेंट का एंड प्रोबेबिलिटी क्या है फॉर द मल्टीपल मिस स्टेटमेंट। तो एक लाइक्लीहुड उस मिस स्टेटमेंट का, ठीक है, कि जो देखो मिस स्टेटमेंट हो रहा है, ठीक है, हमने असेस करा रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। अब लाइक्लीहुड क्या लाइक्लीहुड है कि इसकी लाइक्लीहुड कितनी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द मल्टीपल मिस स्टेटमेंट। और फिर एक बार ये भी देख लो कि वेदर द कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, कि अगर कंट्रोल्स का रेलेवेंस है, ठीक है, इन सब में, तो आपको ये भी देखना है कि वेदर कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। तो जब आप डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो आपको ये भी देखना पड़ता है कि क्या कंट्रोल्स मेरे इफेक्टिवली है। हम मिस स्टेटमेंट पे रिस्पॉन्स कर रहे तो लाइक्लीहुड कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल मिस स्टेटमेंट, वेदर कंट्रोल्स आर परफॉर्मिंग या वेदर कंट्रोल्स आर इफेक्टिव। ठीक है, ले देखिए, देखो जो भी है ऑडिटर को जो है मोर परसुएसिव एविडेंस लेने पड़ेंगे। ठीक है, ऑब्टेन मोर परसुएसिव एविडेंस द हायर द ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ रिस्क। ठीक है, तो अगर जितना आपने परसुएसिव एविडेंस लिए उतना बेटर आपका रिस्क असेसमेंट है। तो देखो हम ऐसे बोल सकते हैं कि देखो रिस्क असेसमेंट आपका बेटर तभी होगा जब आप मोर परसुएसिव एविडेंस देखोगे। तो पहले ऑडिटर जो है कंसिडर करेगा परसुएसिव एविडेंस, ठीक है, कि कितने परसुएसिव एविडेंस है। ठीक है, इससे पता चल जाएगा असेसमेंट ऑफ रिस्क। फिर लाइक्लीहुड ऑफ मिस स्टेटमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल मिस स्टेटमेंट एंड वेदर कंट्रोल आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है आपको देखनी पड़ती है वाइल डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटिंग द फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। आपको ये सब चीज़ों को एक बार कंसिडर करना पड़ता है। अब आती बात टाइप ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। ठीक है, कि भैया फर्दर ऑडिट प्रोसीजर जो आप बोल रहे हो उसका क्या टाइप है। एक तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड सब्सटैंटिव प्रोसीजर, और सब्सटैंटिव प्रोसीजर में टेस्ट ऑफ डिटेल एंड सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। अब टेस्ट ऑफ कंट्रोल, तो देखो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में टेस्ट ऑफ कंट्रोल है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में ऑडिट प्रोसीजर लगाता है, ठीक है, ऑडिटर कंट्रोल टेस्ट करता है कि वेदर कंट्रोल आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। ठीक है, वेदर कंट्रोल आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली एंड एबल टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। क्या कंट्रोल जो है इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहा है, क्या वो एबल है कि वो प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट करे मिस स्टेटमेंट एट असर्शन लेवल, राइट। तो कंट्रोल इफेक्टिव है कि नहीं है, ठीक है, उसकी इफेक्टिवनेस के लिए वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल करता है। रही बात है सब्सटैंटिव प्रोसीजर की, और रही बात है सब्सटैंटिव प्रोसीजर की, ये भी एक ऑडिट प्रोसीजर है। जैसे ये ऑडिट प्रोसीजर है, ये भी ऑडिट प्रोसीजर है, जहाँ पे आप जो है टेस्ट ऑफ डिटेल्स या फर्दर सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर लगाते हो।
ठीक है, चलो बढ़ते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल की तरफ। अभी टेस्ट ऑफ कंट्रोल पे हमने देख लिया कि ऑब्जेक्टिव क्या है, कि वेदर कंट्रोल आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली टू प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्ट, ठीक है, क्या वो कंट्रोल तरीके से ऑपरेट कर रहा है टू प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्ट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। यही ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है, यही जो है ऑडिटर को चेक करना है। तो इस रिस्पेक्ट में कि वेदर कंट्रोल आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, ठीक है, टू प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्ट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, क्या वो रिस्क को प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्ट कर रहा है। अब इसी के लिए तो हम जो है एविडेंस कैसा करेंगे, राइट। और अगर जो कंट्रोल है वो डिपेंड है किसी दूसरे कंट्रोल्स पे, तो ऐसे केस में हम दूसरे कंट्रोल के रिस्पेक्ट में भी हम एविडेंस कैसा करेंगे। अब देखो, आप प्रोसीजर लगाओगे और आप जो है एविडेंस कैसा करोगे, वो चेक करोगे कि वेदर कंट्रोल आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, वेदर कंट्रोल जो है एबल टू प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्ट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जो भी है। अब आप जो है कंट्रोल टेस्ट ऑफ कंट्रोल करोगे, क्योंकि हमको तो एविडेंस गैदर करना है। अब एविडेंस गैदर करने के प्रोसीजर होती है, राइट। तो अब देखो किस तरीके से करोगे। सबसे पहले तो आप इंक्वायरी कर लो मैनेजमेंट से, क्योंकि मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है, तो एक तो आप तो मैनेजमेंट से पूछ लो, बाकी आप अपने अदर ऑडिट प्रोसीजर तो लगाओगे ही लगाओगे, पर पहले आप एक बार इंक्वायरी कर लो। और आपको यही तो देखना है कि वेदर कंट्रोल आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। अब ऑपरेटिंगली इफेक्टिवली का मतलब क्या है, ठीक है। ऑपरेटिंग इफेक्टिवली कैसे मैं पता कर पाऊँगा, जब मैं ये सब चीज़ें देखूँगा, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है, ठीक है, तब जाके डिसाइड होता है कि वेदर कंट्रोल आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, राइट। तो क्या क्या देखोगे जब आप कंट्रोल प्रोसीजर लगाओगे। तो देखो ऐसा है कि कंट्रोल किसी किसी सिचुएशन में जैसे ज़रूरत पड़ती है कि यार देखो ये पर्टिकुलर टाइम है, इस पर्टिकुलर टाइम पे आपका कंट्रोल को एक्टिवेट हो जाना चाहिए, राइट। तो हम यही देखेंगे कि किस तरीके से कंट्रोल जो है अप्लाई होते हैं रेलेवेंट टाइम पे, कि देखो ये है कि ये इस टाइम पे ज़रूरी था और देखो इस टाइम पे कंट्रोल अपना वर्क किया, ठीक है। तो देखो कंट्रोल्स जो है किस तरीके से अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल, आप एक बात देखो। फिर कंसिस्टेंसी विच दे आर अप्लाइड, क्या जिस पे पहले अप्लाई कर रहे थे, ठीक है, क्या उस पर वापस से अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी देखो, ठीक है। तो क्या ऐसा तो नहीं कि ये वन हिट वंडर है, ऐसा कि कंसिस्टेंसी विच दे आर अप्लाइड, ठीक है। कंसिस्टेंसी है कि नहीं है, पहले तो जिस टाइम पे अप्लाई होना चाहिए, जिस टाइम पे अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल एट रेलेवेंट टाइम्स, कि देखो कंट्रोल का एप्लीकेशन रेलेवेंट टाइम्स में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर भैया कंसिस्टेंसी है कि नहीं इन एप्लीकेशन, और अगर कंसिस्टेंसी है फिर ये भी देख लो कौन कर रहा है, राइट। तो ऐसे देखो, ऐसे करो कि कौन कर रहा है अप्लाई कंट्रोल को, कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन जो है अप्लाई कर रहा है कंट्रोल को। कंट्रोल अप्लाई हो रहा है तो रेलेवेंट टाइम पे, मतलब कि रेलेवेंट टाइम पे रेलेवेंट पर्सन अप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है प्रॉपर कंट्रोल, राइट। तो रेलेवेंट टाइम पे रेलेवेंट पर्सन कंट्रोल अप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और वो कंसिस्टेंट है कि भी नहीं है। ये चार चीज़ें हम देखते हैं। देखो तो ले देखिए ऑडिटर जो है यही ऑप्शन करेगा ना कि रेलेवेंट टाइम पे जो है रेलेवेंट पर्सन प्रॉपर तरीके से कंट्रोल अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब पॉइंट क्या आता है कि रेलेवेंट टाइम पे वो कंट्रोल का एक्टिवेट होना जरूरी है, ठीक है। तो ऐसे केस में बोला जाता है कि देखो ऑडिटर शैल टेस्ट कंट्रोल फॉर द पर्टिकुलर टाइम। तो इसलिए ऑडिटर ने देखा कि यार देखो इस पीरियड के दौरान तो कंट्रोल में एक बार देख लेता हूँ, या तो वो थ्रू आउट द पीरियड ही चेक करेगा, ठीक है। तो इससे जब ऑडिटर जब कंट्रोल को चेक करेगा तो हो सकता है कि वो जो है पर्टिकुलर टाइम पे देखे। देखो कंट्रोल का रेलेवेंस देखा जाता है, अगर कंट्रोल जो है वो पर्टिकुलर टाइम पे जरूरी है तो देखो वो पर्टिकुलर टाइम पे वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कुछ कंट्रोल थ्रू आउट द पीरियड ही देखा जाता है, ठीक है। तो देखो थ्रू आउट द पीरियड, ठीक है। तो ऑडिटर जो है टेस्ट करेगा कंट्रोल इन पर्टिकुलर टाइम। तो देखो हमने क्या देखा कि यार हमको तो कंट्रोल चेक करना है, ठीक है। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल में सबसे पहले हम इंक्वायरी कर लेंगे, हम अदर ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे। अदर ऑडिट प्रोसीजर का यही मकसद रहेगा कि क्या रेलेवेंट टाइम पे जो है रेलेवेंट कंट्रोल अप्लाई होते हैं कि नहीं होते, रेलेवेंट टाइम पे रेलेवेंट पर्सन कंट्रोल को अप्लाई करता है कि नहीं करता है। तो रेलेवेंट टाइम को देखने के लिए ऑब्वियस बात है ऑडिटर जो है कंट्रोल टेस्ट करेगा पर्टिकुलर टाइम पे या थ्रू आउट द पीरियड, डिपेंड्स ऑन दी कंट्रोल, ठीक है। अब देखो कभी जो है ऑडिटर ने जो है इंटरिम पीरियड में कंट्रोल्स को चेक करा और उसको लग रहा है कि कंट्रोल्स तो इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरे साल भर का यही बोल देगा कि कंट्रोल्स इफेक्टिव है। वो ये भी चेक करेगा कि क्या सब्सिक्वेंट पीरियड में क्या कंट्रोल को चेंज हुए हैं, ठीक है। और अगर चेंज हुए हैं तो फिर ऐसे कैसे आप एडिशनल ऑडिट एविडेंस लोगे, क्योंकि पुराने तो ठीक थे, एडिशनल ऑडिट एविडेंस लोगे उस रिमेनिंग पीरियड के लिए। ये तो हो गया हमने जहाँ पे हमने पीरियड वाइज बात करी कि
पहले कोई जब है वो जब हमने इंटरिम पीरियड में कंट्रोल चेक करे वो इफेक्टिव थे, तो सब्सिक्वेंट इवेंट के लिए ऑडिटर जो है वो देखेगा कि वेदर चेंजेस ऑब्टेन करेगा एविडेंस अबाउट, किस तरीके के एविडेंस ऐसा करेगा अबाउट दी चेंजेस कि सब्सिक्वेंट में कुछ चेंजेस हो गए कंट्रोल्स में, फिर जो है एडिशनल प्रोसीजर लगाएगा उस रिमेनिंग पीरियड के लिए। क्योंकि ले देखे तो वो कंट्रोल्स पूरे साल भर की इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल पूरे साल भर की देखेगा, राइट। ठीक है, अब देखो यही चीज़ है जो है वो ऑडिट के एस्पेक्ट में देखा जाता है। जैसे कि अगर आपने देखा कि प्रीवियस ऑडिट में, जैसे कि हमने देखा कि इंटरिम पीरियड में इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव थे, वैसे ही भाई आप देखो कि अगर प्रीवियस ऑडिट में जो है इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव थे, तो फिर जैसे कि हम सब्सिक्वेंट पीरियड में चेक करते हैं कि क्या चेंजेस हुए हैं कि इंटरनल कंट्रोल में, तो फिर जो है आप एडिशनल ऑडिट एविडेंस लेते हो अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, तो इधर भी आप देखोगे कि क्या कोई सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, राइट। तो देखो सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। और अगर सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है तो आप वापस से टेस्ट ऑफ कंट्रोल करोगे, और अगर चलो सपोज करो नहीं हुआ, तो इसका मतलब यही है कि आप पुराना जैसे कंट्रोल आपका इफेक्टिव था, तो आप ये भी बोल दोगे कि ये वाला कंट्रोल भी इफेक्टिव है, राइट। पर फिर भी आपको जो है वंस इन 3 ईयर, ठीक है, वंस इन 3 ऑडिट या तो आपको चेक तो करना पड़ेगा, हर 3 ऑडिट में एक बार तो चेक करना पड़ेगा। हर बार आप ये नहीं बोल सकते कि यार पहले सही था ना इफेक्टिव, तो अभी भी इफेक्टिव ही होगा, ऐसा बोल सकते हो, पर वंस इन 3 ईयर आपको ऑडिट करना पड़ेगा। अब देखो वंस इन 3 ईयर आपको ऑडिट करना पड़ेगा, या तो वंस इन 3 ऑडिट आपको कंट्रोल चेक करने पड़ेंगे। तो देखो या तो ऐसा है कि आप हर तीसरे ऑडिट में पूरा का पूरा कंट्रोल चेक करो, या तो ऐसा करो कि आप कुछ कंट्रोल जो है हर ऑडिट में चेक करते रहो। कि देखो वंस इन 3 ऑडिट है, तो या तो ऐसा है कि आप तीसरे ऑडिट पर 100% चेक करो, या तो भैया 33%, ऐसा सम कंट्रोल आप चेक करते रहो, ताकि जो है एकदम से बर्डन नहीं है कि यार मेरे को तो कंट्रोल चेक करने के इस बार पूरे के पूरे। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल इस तरीके से हमने देखा कि यार जहाँ पे हमने देखा कि हम तो इंक्वायरी करके टेस्ट ऑफ कंट्रोल करेंगे, बाकी कुछ ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे, ले देखे हमको तो यही चेक करना है कि रेलेवेंट टाइम पे रेलेवेंट पर्सन जो है वो कंट्रोल को अप्लाई करता है कि नहीं करता है। ठीक है, अब रेलेवेंट टाइम से हम समझ चुके हैं कि वो पर्टिकुलर पीरियड पे चेक करेगा या थ्रू आउट द ऑडिट चेक करेगा, डिपेंड्स ऑन दी कंट्रोल। अब पॉइंट ये है कि इंटरिम कंट्रोल और इंटरिम पीरियड पे अगर इफेक्टिवनेस है तो देखो कि क्या सब्सिक्वेंट चेंजेस कुछ हुए, अगर कुछ चेंजेस हुए तो ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के रिस्पेक्ट में एडिशनल ऑडिट एविडेंस ले लो। यही अगर प्रीवियस ऑडिट पीरियड में अगर जो है पता आपने बोला था कि कंट्रोल इफेक्टिव है, तो देखो कि क्या सब्सिक्वेंट पीरियड में भी, सब्सिक्वेंट ईयर्स में भी क्या कुछ चेंज हुए हैं, सिग्निफिकेंट चेंज हुए हैं। तो भाई ऐसे केस में अगर सिग्निफिकेंट चेंज हुए हैं तो आप वापस से रीटेस्ट कंट्रोल को करो, और अगर नहीं हुए तो भी आपको जो है वंस इन 3 ऑडिट चेक तो करना है। अब या तो ऐसा है कि या तो पूरा का पूरा इकट्ठा चेक कर लो, या तो थोड़ा कंट्रोल और ऑडिट में चेक करो। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो वो शो करता है कि देखो अब आपको कंट्रोल को रीटेस्ट करना पड़ेगा। फैक्टर जो वारंट करता है रीटेस्ट ऑफ कंट्रोल, कौन कौन से फैक्टर्स है जो बोलते हैं कि यार आपको कंट्रोल को रीटेस्ट करना पड़ेगा। इसको नेगेटिव सेंस में बोलो तो मतलब कि पहले जो है कंट्रोल आपने तरीके से नहीं चेक करे, या पहले जो था कंट्रोल आपने शायद ब्लफ्ड हो चुके, ठीक है, क्योंकि अब जो है हालत ख़राब हो चुकी है, आपको कंट्रोल वापस से रीटेस्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जहाँ पे जो है रीटेस्ट ऑफ कंट्रोल वारंट होता है, राइट। तो फैक्टर्स वारंट जो करता है रीटेस्ट ऑफ कंट्रोल, तो ऐसे केस में कौन कौन से फैक्टर है, तो देखो इसका एक निमोनिक था। निमोनिक एक स्टेटमेंट है जैसे कि मैनुअल एलिमेंट इन कंट्रोल से ना कंट्रोल डेफिशिएंट हो जाता है। मैनुअल एलिमेंट से कंट्रोल जो है डेफिशिएंट हो जाता है, इसलिए नाउ सर्कमस्टेंसेस चेंज, अब सर्कमस्टेंस हो चुके चेंज। तो मैनुअल एलिमेंट का मतलब ये है कि अगर आपका मैनुअल एलिमेंट सिग्निफिकेंट है इन कंट्रोल तो आपको रीटेस्ट ऑफ कंट्रोल करना पड़ेगा। दूसरा, अगर चेंज इन पर्सनल है तो ऑब्वियसली बात है, जब सिग्निफिकेंट मैनुअल एलिमेंट है, चेंज इन पर्सनल हो गया है, तो फैक्टर कंट्रोल को रीटेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैनुअल एलिमेंट से कंट्रोल डेफिशिएंट हो जाता है। अब कंट्रोल डेफिशिएंट मतलब कि डेफिशिएंट जनरल आईटी कंट्रोल, डेफिशिएंट कंट्रोल मॉनिटरिंग। ठीक है, तो देखो डेफिशिएंट जनरल आईटी कंट्रोल, डेफिशिएंट कंट्रोल एनवायरनमेंट एंड डेफिशिएंट मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल डेफिशिएंट हो जाता है ना, सर्कमस्टेंस चेंज इन सर्कमस्टेंसेस, राइट। चेंज इन सर्कमस्टेंस चेंज हुए तो आपको रीटेस्ट करना पड़ेगा। तो देखो पहला 2 पॉइंट्स है कि सिग्निफिकेंट मैनुअल एलिमेंट इन्वॉल्व है या चेंज इन दी पर्सनल, तो आपको रीटेस्ट ऑफ कंट्रोल करना पड़ेगा।
डेफिशिएंट की बात करें तो डेफिशिएंट IT जनरल IT कंट्रोल, डेफिशिएंट कंट्रोल इन्वायरमेंट, डेफिशिएंट कंट्रोल इन्वायरमेंट के बाद डेफिशिएंट जो है मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल, ये 3 पॉइंट हो गए। फिर बात आता है कि जो है सर्कमस्टेंस चेंज, क्योंकि मैनुअल एलिमेंट से कंट्रोल हमारा डेफिशिएंट होता था, ना सर्कमस्टेंस चेंज, तो चेंज इन सर्कमस्टेंस इंडिकेट दी नीड ऑफ रीटेस्ट ऑफ कंट्रोल। तो देखो अभी हमने क्या देखा था कि अगर आप देखो तो हमने ठीक है कब हमको जो है रीटेस्ट ऑफ कंट्रोल करना पड़ेगा। दूसरा भाई इंटरिम पीरियड और सब्सिक्वेंट पीरियड, प्रीवियस ऑडिट एंड सब्सिक्वेंट ईयर्स में ऑडिट, राइट। ठीक है, तो हमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल की बात करी, उसमें ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस हम देखते हैं। देखो अब इफेक्टिवनेस को इवैल्यूएट करना, ठीक है, तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी भी हम जो है ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ही देख रहे थे, पर अब जो है हम सिचुएशंस पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को चेक कर रहे हैं तो अब हम पढ़ेंगे कोर जो हमको लिखने का ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के बारे में। देखो फैक्टर वारंट रीटेस्ट ऑफ कंट्रोल, ठीक है, हमको पता है, हम ये लिख देंगे। इंटरिम पीरियड और सब्सिक्वेंट पीरियड का हमको पता है, ठीक है। हम तो जो है टेस्ट ऑफ कंट्रोल करेंगे तो हम ये देखेंगे कि रेलेवेंट टाइम पे रेलेवेंट पर्सन जो है वो कंट्रोल अप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइट। अब देखो समझो, जब आप इवेल्युएट करो ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस तो एक तो गारंटी है कि भैया जब सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर में आपको मिस स्टेटमेंट दिख रहा है, ठीक है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल के बाद आप सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाओगे। अगर सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर से जो है आप डिटेक्ट कर रहे हो मिस स्टेटमेंट, ठीक है, या मटेरियल वीकनेस डिटेक्ट कर रहे हो, अगर सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर से आप जो है डिटेक्ट कर रहे हो मिस स्टेटमेंट, या आप जो है मटेरियल वीकनेस को पता कर रहे हो, जो आप सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर लगा रहे हो तो आप मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट कर रहे हो, मटेरियल वीकनेस पता कर रहे हो, तो ये क्लियर कट शो कर रहा है कि आपके कंट्रोल्स के इफेक्टिव नहीं थे। पर हाँ, कभी सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर डिटेक्ट नहीं कर पाया, ठीक है, या तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर नहीं कर पाया डिटेक्ट मटेरियल मिस स्टेटमेंट, इसका मतलब ये नहीं है कि कंट्रोल इफेक्टिव है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मिस स्टेटमेंट हुआ ही नहीं हो। देखो एक होता है कि कंट्रोल्स अच्छे से तो नहीं हुए, और एक होता है कि नहीं मिस स्टेटमेंट हुआ ही नहीं। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है कि मिस स्टेटमेंट हो रहे हैं और कंट्रोल उनको प्रिवेंट कर रहा है, मिस स्टेटमेंट ही नहीं हुए, तो ये कोई गारंटी नहीं देता है कि कंट्रोल इफेक्टिव है। दूसरा पॉइंट ये भी है कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर जो है डिटेक्ट नहीं कर पाया, तो ऑब्वियस ही बात है कि डिटेक्ट नहीं कर पाया, तो एक पॉइंट तो ये होता है कि भैया वो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट वो पूरा का पूरा 100% ऑडिट करता नहीं है, सैम्पल साइज पे ही करता है, राइट। तो जब सैम्पल बेसिस पे ऑडिट करना है तो हो सकता है कि मैं पकड़ नहीं पाया। अब मैं पकड़ नहीं पाया इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तेरा कंट्रोल सारे सही है, ठीक है। और दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि मिस स्टेटमेंट ही नहीं हुए हों, अब नहीं हुए हैं तो बोल सकते हैं कि चलो कंट्रोल इफेक्टिव है, पर वो गारंटी थोड़ी ना दे रहा है कि कंट्रोल इफेक्टिव है। कंट्रोल तो इफेक्टिव तब माने जाते हैं जब कोई सिचुएशन ऑकर होती है और तू उससे लड़ता है, राइट। तो देखो इसमें जो है वो पहला वाला पॉइंट वो ज़्यादा रेलेवेंट है, और वो उसको ही जो है पोर्ट्रे कर रहे हैं कि जो है अगर आप जो है डिटेक्ट नहीं कर सकते मिस स्टेटमेंट, जब आप जो है मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सैम्पलिंग आप यूज़ करते हो, तो ऐसे केस में इट डज नॉट गारंटी, पर जब डिटेक्ट कर लिया है तो फिर वो तो शो कर ही रहा है ना कि कंट्रोल आपकी जो है मटेरियल की जो है आपने कंट्रोल आपकी इनइफेक्टिव है। पर जो भी है आपने जो है टेस्ट ऑफ कंट्रोल में जो मटेरियल वीकनेस है जो भी है आपको जो कम्युनिकेट करना है TCWG को। अब आती बात सब्सटेंटिव प्रोसीजर की, हमने कंट्रोल की बात कर ली, अब हम देख लेते हैं कि हमने कंट्रोल में क्या क्या पढ़ा, कि देखो कि कंट्रोल इफेक्टिव है कि नहीं है, वो हमने देखा। हमने फैक्टर जो वारंट करता है रीटेस्ट ऑफ कंट्रोल, राइट। फिर इंटरिम पीरियड और सब्सिक्वेंट पीरियड देखा, फिर हमने प्रीवियस ऑडिट और सब्सिक्वेंट ऑडिट में देखा, राइट। फिर जो है हमने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर देखा। फिर हमने देखा कि जब हम डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ऑडिट प्रोसीजर, राइट, जब हम डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट करते हैं ऑडिट प्रोसीजर तो हमको जो है ये सारी कंसिडरेशन देखने पड़ते हैं कि क्या कंट्रोल इफेक्टिव है, लाइकलीहुड ऑफ मिस स्टेटमेंट की जो है आपने रिस्क असेस करा, अब रिस्क असेसमेंट का लाइकलीहुड, पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीपल मिस स्टेटमेंट, राइट। और आपको एविडेंस ज़्यादा गैदर करना है, एविडेंस ज़्यादा गैदर करे हो तो मोर परसुएसिव एविडेंस मतलब कि हायर द असेसमेंट ऑफ रिस्क, ठीक है। तो पहले तो आपने रिस्क असेस करा, तो मोर परसुएसिव एविडेंस हायर असेसमेंट ऑफ रिस्क, उसके बाद आपने जो है देखा कि क्या लाइकलीहुड ऑफ मिस स्टेटमेंट या प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल मिस स्टेटमेंट, एंड देन उसके बाद क्या कंट्रोल ठीक ठाक है, उसके हिसाब से जो है आप सब्सटेंटिव प्रोसीजर को डिज़ाइन करते हो, राइट। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद अब हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर पे आते हैं। तो देखो सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्या होता है कि ले देखिए आपका ऑडिट रिस्क तो है वो एक्सेप्टेबली लो लेवल तक तो कर देता है, ठीक है। अब आपको देखना है कि आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल करना है कि सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर करना है कि कॉम्बो यूज़ करना है, राइट। पर ये तो श्योर है कि आपको ऑडिट रिस्क कम हो जाएगा, क्योंकि ले दे के तो प्रोसीजर ही तो लगा रहे हो।
ऑडिट रिस्क का मतलब ये होता है कि ऑडिट करने के बाद भी रिस्क का होना, ठीक है। तो जितना अच्छा सब्सटैंटिव प्रोसीजर लगाओगे, जितना अच्छे कंट्रोल होंगे, तो आपका ऑडिट रिस्क तो कम ही होगा, राइट। तो सब्सटैंटिव प्रोसीजर का एक हथियार होता है एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर, जहाँ पे जो है आप कंफर्मेशन लेते हो। बनती बात है कि जो है एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर में आप जब कंफर्मेशन लेते हो तो मैनेजमेंट के थ्रू जाते हो, वो कंफर्मेशन लेते हो। तो देखो जो है एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर आप किन किन एरियाज़ में लगा सकते हो, ठीक है, वो क्या क्या चीज़ें जान सकते हो, राइट। तो देखो एक्सटर्नल कंफर्मेशन से आप अकाउंट बैलेंसेस तो जानोगे, राइट। देखो एक तो होता है क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर। तो अकाउंट बैलेंस में जो असर्शंस रहते हैं, ठीक है, तो अकाउंट बैलेंस में असर्शन, तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में ये बोल रहे हैं कि अकाउंट बैलेंस में जो असर्शन रहते हैं उन असर्शंस को एड्रेस करने के लिए आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर यूज़ कर सकते हो। बट सिर्फ वो इस आइटम तक ही रिस्ट्रिक्ट नहीं है। आपने ये बोला कि अकाउंट बैलेंस से जुड़े हुए सारे असर्शन, वैल्यूएशन, कंप्लीटनेस, एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, इससे जुड़े हुए सारे असर्शंस को एड्रेस करने के लिए एक्सटर्नल कंफर्मेशन है। हावेवर वो सब जो है इन सब तक आइटम तक ही रिस्ट्रिक्ट नहीं है, और आइटम्स भी जो है आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर से देख सकते हो, राइट। तो देखो हमने ये बोला है कि जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर है वो नॉट ओनली यूज़, ये सिर्फ उसके लिए ही यूज़ नहीं होता है, नॉट ओनली यूज़ फॉर एड्रेसिंग असर्शन एसोसिएट विद अकाउंट बैलेंस, कि जो अकाउंट बैलेंस से रिलेटेड जो भी असर्शन है ना, उसको ही एड्रेस करने के लिए यूज़ नहीं होता। फ्यू मोर आइटम्स भी आप चेक कर सकते हो, जैसे कि कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स या एग्रीमेंट टर्म्स समझने हो तो टर्म्स आपको अगर चेक करना हो तो, ठीक है, तो कंफर्मेशन ऑफ टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, और ट्रांजैक्शन विद एंटिटी और थर्ड पार्टी, ट्रांजैक्शन जानने के लिए, ठीक है। तो टर्म्स समझने के लिए, ट्रांजैक्शन जानने के लिए, अकाउंट बैलेंसेस और असर्शंस जो अकाउंट बैलेंस से जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो समझने के लिए आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन को यूज़ कर सकते हो। अब देखो वो एरिया जहाँ पे जो है एक्सटर्नल कंफर्मेशन का यूज़ होगा, ठीक है। ये तो हमने पढ़ा कि हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन से क्या क्या देख सकते हैं, क्या आप कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स भी देख सकते हो, ट्रांजैक्शन बिटवीन दी एंटिटीज़ भी देख सकते हो, ठीक है, और अकाउंट बैलेंस से जुड़े हुए असर्शन तो है ही है। अब पॉइंट ये आता है कि कौन कौन सी सिचुएशन है जहाँ पे एक्सटर्नल कंफर्मेशन की नीड पड़ सकती है, सिचुएशन एरियाज जहाँ पे एक्सटर्नल कंफर्मेशन की नीड पड़ेगी। ओके, तो देखो कौन कौन से एरियाज है जहाँ पे एक्सटर्नल कंफर्मेशन आपको, सिचुएशन है जहाँ पे एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। साथ ही साथ जो है एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर भी कुछ फैक्टर्स से अफेक्ट हो सकता है, वो फैक्टर्स हम जो है लेटर ऑन पढ़ेंगे। चलो, तो एरियाज जहाँ पे एक्सटर्नल कंफर्मेशन नीड है, तो सबसे पहले हम जो है करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की बात कर लेते हैं। एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर जैसे कि हमें लगता है बैंक बैलेंस, तो जैसे कि बैंक बैलेंस को जानने में, राइट, बैंक बैलेंस को जानने में, अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस जानने में, या अकाउंट्स पेबल का बैलेंस जानने में, या मनी ड्यू टू लेंडर, जैसे कि हम कितना हमको पे करना है तो लोन कंफर्मेशन ही मंगवा लो। तो इस तरीके से आपको जो है बैलेंस जानने में, टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट को जानने में जो है एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर का यूज़ कर सकते हैं कि अकाउंट पेबल एंड रिसीवेबल का टर्म्स क्या है, ठीक है, आपका बैलेंसेस क्या है, ठीक है, ये तो पॉइंट हो गया। अब इन्वेंट्री से एक पॉइंट था कि देखो इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास हेल्ड है, तो इन्वेंट्री हेल्ड है थर्ड पार्टी, ठीक है, तो जानने में कि कितना इन्वेंट्री है। तो देखो हमने बैंक पढ़ लिया, अकाउंट पेबल, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, राइट। अब हम जो है फिक्स्ड एसेट की बात करते हैं। प्रॉपर्टी जिसकी टाइटल डीड, हो सकता है हमने प्रॉपर्टी गिरवी रखी हो, तो टाइटल डीड बैंक के पास हो, लॉयर के पास हो, ठीक है, सेफ कस्टडी में हो, ठीक है, या तो हमने कस्टडी में दे के रखी हो, या तो आपने जो है या तो ऐसे सिक्योरिटी, क्या आपने लोन लिया है और ऐसे सिक्योरिटी रखी है, तो ऐसे केस में प्रॉपर्टी की टाइटल डीड, ठीक है, हेल्ड बाय लॉयर्स, ठीक है, फॉर सेफ कस्टडी और एज ए सिक्योरिटी, तो वो जानने में कि ये सारी प्रॉपर्टी आपके पास ही है ना, राइट। एंड जेन इन्वेंट्री अगर थर्ड पार्टी के पास हेल्ड होती है वेयर हाउस में, ठीक है। वैसे ही अभी हमने इन्वेंट्री तक का देख लिया, अब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि प्रॉपर्टी की टाइटल डीड अगर किसी के पास है, या जो है इन्वेस्टमेंट किसी के पास है, इन्वेस्टमेंट थर्ड पार्टी के पास है, या इन्वेस्टमेंट जो है हमने परचेस करके रखा हुआ है पर हमको डिलीवर नहीं हुआ अभी तक, तो वो थर्ड पार्टी के पास है। तो ऐसे कैसे समझो, ले देख के जब कोई तीसरा बंदा इन्वॉल्व हो जाता है तो हमको एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर लगानी पड़ती है। जहाँ पे हमने बात करी कि बैंक बैलेंस, अकाउंट रिसीवेबल, मनी ड्यू टू लेंडर, इनके टर्म्स एंड कंडीशन जानने में, एग्रीमेंट के टर्म्स जानने में, इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास है तो वो जानने में। ये हो गया प्रॉपर्टी की टाइटल डीड। प्रॉपर्टी की टाइटल डीड थर्ड पार्टी के पास है, क्या लॉयर के पास है, तो सेफ कस्टडी में है कि नहीं है, ठीक है, क्या है सिक्योरिटी, या इन्वेस्टमेंट जो है थर्ड पार्टी के पास हेल्ड हो, राइट। इन्वेस्टमेंट जो है वो थर्ड पार्टी के पास हेल्ड है,
ठीक है, या हमने परचेस करके रखा है पर हमें डिलीवर नहीं हुआ, तो हमने करंट एसेट करंट लायबिलिटी देखा, हमने फिक्स एसेट देख रहे हैं हम, राइट। तो देखो करंट एसेट के हमने 5 पॉइंट्स देख लिए, आपको इसे भी 5 करंट एसेट बोल देना, ठीक है। फिक्स एसेट के 2 पॉइंट है, चलो एक प्रॉपर्टी और एक इन्वेस्टमेंट की हमने बात कर ली, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में आप बातें कर लोगे, राइट। अब हम पॉइंट पढ़ेंगे कि फैक्टर्स कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं एक्सटर्नल कन्फर्मेशन। तो देखो कौन कौन से फैक्टर है, राइट, जो अफेक्ट करते हैं एक्सटर्नल कन्फर्मेशन, कौन कौन से फैक्टर होते हैं। इसके पहले एक डायग्राम समझो कि देखो एक ऑडिटर है, क्लाइंट है, ठीक है, मतलब मैनेजमेंट है, और एक थर्ड पार्टी है जिससे हम कन्फर्मेशन लेते हैं। अब इसके इर्द गिर्द सारे पॉइंट है। सबसे पहले जिससे हमको कन्फर्मेशन चाहिए, क्या तेरे पास नॉलेज है कि नहीं है, और अगर तेरे पास नॉलेज है, राइट, क्या तेरे में वो इंटेंशन है, क्या तेरे में वो विलिंगनेस है रिस्पॉन्स करने का। तो पहले देखो कि तुम कन्फर्मिंग पार्टी हो ना, तो तुम में नॉलेज है कि नहीं है, और अगर नॉलेज है तो क्या आप में विलिंगनेस है, क्या आप इन्फॉर्मेशन हमको दे दोगे। अब विलिंगनेस इन द सेंस कि देखो आपका नॉलेज है, आपको रिस्पॉन्स करना है, आप विलिंग हो कि नहीं हो, देखो इन सब चीज़ों से मैटर करता है, राइट। विलिंगनेस जैसे कि इन चीज़ों से आप अनविलिंग हो सकते हो, राइट, कि आप बोल दो कि मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी, मेरे को नॉलेज है पर मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी फॉर रिस्पॉन्डिंग टू अ कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया कि आप तो जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, देख, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली तो अच्छी बात है, नहीं ली और चलो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, पर आपको ये भी चीज़ें देखनी पड़ेगी कि आपको रिस्पॉन्स करना है तो जो है वो कॉस्टली है बताना लोगों को, या जो है आपने अगर रिस्पॉन्स करा है तो एक लीगल लाइबिलिटी आपके ऊपर आ जाएगी, पोटेंशियल लीगल लाइबिलिटी, ठीक है। तो वो कॉस्टली है, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ पर वो बहुत कॉस्टली है और मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि मेरे ऊपर लाइबिलिटी आ जाएगी, राइट। तो पहले तो मैंने ली नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर मैंने ले भी ली तो कॉस्ट लग रही है, पोटेंशियल लीगल लाइबिलिटी है, ठीक है। तो ऐसे केस में, ठीक, और इनफैक्ट मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं भी ले सकता हूँ इन द सेंस कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि हमारे ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट में कन्फर्मेशन पे रिस्पॉन्स करना ये डे टू डे एस्पेक्ट नहीं है, ठीक है। इट्स नॉट अ सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ डे टू डे ऑपरेशन, हमारे डे टू डे ऑपरेशन का सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट नहीं है, राइट, कन्फर्मेशन पे रिस्पॉन्ड करना। या हम ऐसा बोल सकते हैं, देखो एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, ठीक है। अब कुछ तो जेन्युइन कारण होते हैं, ठीक है, कारण इन द सेंस ऐसे कि हमारा डे टू डे एक्टिविटीज़ में ये सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट नहीं होता है, हमसे ये क्या काम करवा रहे हो, हमारे डे टू डे ऑपरेशन में सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है दूसरे, हम पहले वो कर ले, हमसे ये क्या करवा रहे हो, और दूसरा हम तो फॉरेन में बैठे हैं, हमारी तो करेंसी अलग है, तो कन्फर्मेशन लेकर भी क्या कर लोगे, राइट। तो पहले तो ये होता है कि तुमको नॉलेज है कि नहीं है, नॉलेज है तो तुम विलिंग हो कि नहीं हो, और चलो ठीक है तुमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, वो विलिंग के ही अंदर के पॉइंट है कि तुमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि नहीं ली, ठीक है। या तो तुम्हारे कारण ही जेन्युइन थे कि जो है आपके डे टू डे ऑपरेटिंग इफेक्ट बिजनेस में, डे टू डे ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट में कन्फर्मेशन कोई एक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट नहीं है, कन्फर्मेशन जो है वो सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट नहीं है। रही बात है कन्फर्मेशन आपका सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट नहीं है, ट्रांजेक्शन आपके जो है डॉलर से रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है, बाकी रिस्पॉन्स करना कॉस्टली है, लीगल लाइबिलिटी ज़्यादा लग जाएगी, ये सब चीज़ें देखी जाती है। और फिर जो है थर्ड पॉइंट, विलिंग के बाद ऑब्जेक्टिविटी ऑफ इंटेंडिंग पार्टी, जैसे कि इफ़ द कन्फर्मिंग पार्टी इज़ अ रिलेटेड पार्टी, ठीक है, तो ऐसे केस में जो है रिलायबिलिटी वो कम हो जाएगी, ठीक है, तो रिलायबिलिटी कम हो जाएगी। तो आपका नॉलेज है कि नहीं है, नॉलेज है तो विलिंगनेस है कि नहीं है, और फिर जो है अगर जो है कन्फर्मिंग पार्टी अगर वो रिलेटेड पार्टी है तो लेस रिलायबिलिटी आ जाती है। तो ये भी एक पर्टिकुलर पॉइंट था कि फैक्टर जो है वो एक्सटर्नल कन्फर्म इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं, राइट। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि तुम्हारे पास फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं कि सबसे पहले कि नॉलेज होना सब्जेक्ट मैटर पर है कि नहीं है, नॉलेज है तो विलिंगनेस के बारे में हमने कुछ पॉइंट पढ़े, ठीक है, जहाँ पे हमने जो है आपने बोला कि हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, पोटेंशियल लीगल लायबिलिटी है, 3 पॉइंट हो गए, और कुछ जेन्युइन पॉइंट्स थे जैसे कि ट्रांजैक्शन ही हमारे जो है डिफरेंट करेंसी में रिकॉर्ड होते हैं, उससे ये सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट नहीं है डे टू डे ऑपरेशन में। जैसे कि इसमें 5 पॉइंट पढ़े। फिर क्या, कन्फर्मिंग पार्टी, रिलेटेड पार्टी, तो वो भी चीज़ें देखी जाती है, क्योंकि रिलेटेड पार्टी है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका ऑब्जेक्टिविटी तो हैम्पर हो रही है, राइट। अब देखो अब जो है हमने देख लिया कि फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं एक्सटर्नल कंट्रोल प्रोसीजर। अब हम सब्सटैंटिव प्रोसीजर लगा रहे हैं, ठीक है। अब सब्सटैंटिव प्रोसीजर में सबसे पहले रिलेटिंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्लोजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जब क्लोजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं तो अभी अपन ने एक्सटर्नल कन्फर्मेशन प्रोसीजर देखा। क्लोजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, हम रिकन्सिलेशन देखते हैं, राइट, एग्जामिन रिकन्सिलेशन, आपका स्टेटमेंट हमारा रिकॉर्ड मैच कर लेते हैं, राइट। कुछ मटेरियल जर्नल एंट्रीज और कुछ एडजस्टमेंट ईयर एंड पे करे कि नहीं करे, तो और करे है तो फेक वेक तो नहीं करे,
तो ईयर एंड की जनरल एंट्रीज और ईयर एंड की जो है एडजस्टमेंट आप यूजुअली सब्सटैंटिव प्रोसीजर में आप चेक करते हो, राइट। ये तो पता ही है, रिकन्सिलेशन, ईयर एंड की एडजस्टमेंट, ईयर एंड पे जो भी जनरल एंट्रीज है वो एक बार चेक कर लो। फिर ये तो क्लोजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक हो गया कि भैया आपने रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट है, तो ऐसे केस में जो है आप जो है इस पर रिस्पॉन्स करोगे। अब सब्सटैंटिव प्रोसीजर का, जैसे कि हमारा टेस्ट ऑफ कंट्रोल का भी था, तो ऐसे सब्सटैंटिव प्रोसीजर का भी ऐसे ही रहता है कि अगर आपने जो है इंटरिम पीरियड में जो है सब्सटैंटिव प्रोसीजर करा और आपको रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट नहीं मिला, राइट, तो आपने सब्सटैंटिव प्रोसीजर लगाया, ठीक है, और ठीक है आपको मिला नहीं, तो जब आप इंटरिम पीरियड में सब्सटैंटिव प्रोसीजर लगाते हो तो आपकी इच्छा पे है, जब आप सब्सिक्वेंट पीरियड रहता है तो आपको सब्सटैंटिव प्रोसीजर लगाना है टेस्ट ऑफ कंट्रोल के साथ, ठीक है, या सब्सटैंटिव प्रोसीजर से ही काम चल जाएगा। तो सब्सटैंटिव प्रोसीजर टेस्ट ऑफ कंट्रोल के साथ या सब्सटैंटिव प्रोसीजर से ही काम चल जाएगा, ताकि जो है ताकि एक रीजनेबल बेसिस आ सके, ठीक है। इफ ऑडिटर थिंक इट इज़ सफिशिएंट एंड प्रोवाइड रीजनेबल बेसिस, अगर आपको लग रहा है कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सब्सटैंटिव प्रोसीजर से भी एक रीजनेबल बेसिस आ सकता है, ठीक है, एक प्रॉपर कंक्लूजन दे सकते हैं, ठीक है, तो बेटर है कि वही करो फिर, ठीक है। तो इफ ऑडिटर थिंक दैट इट्स सफिशिएंट एंड प्रोवाइड रीजनेबल बेसिस, कि ये रीजनेबल बेसिस प्रोवाइड कर देगा, ठीक है, एंड कंक्लूजन जो है आप एक्सटेंड कर सकते हो, तो ठीक है। फिर बात आती है कि सब्सटैंटिव प्रोसीजर आपने करा, तो आप ये देख लो कि आपको सब्सिक्वेंट पीरियड में सब्सटैंटिव प्रोसीजर करने हैं कि साथ में करने हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल के, कि इंडिविजुअल ही करके काम आपका चल जाएगा, राइट। एक तो ये पॉइंट होता है, ठीक है। और फिर ये होता है कि आपको जो भी लग रहा है, ठीक है, आप जिस तरीके से बेटर कंक्लूजन दे सकते हो वैसे जो है आप डिसाइड करो। फिर ये पॉइंट होता है कि आपने सब्सटैंटिव प्रोसीजर लगा के इंटरिम पीरियड में कुछ आपने जो है रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट नहीं मिला या मिला, तो क्या आपको रिमेनिंग पीरियड में आपको एनटी चेंज करना पड़ जाएगा। सब्सटैंटिव प्रोसीजर से जो है ऑडिटर को ये भी इवेल्युएट करना चाहिए कि क्या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या वो एफआरएस के हिसाब से बने हैं, राइट। और सब्सटैंटिव प्रोसीजर आप करो, ठीक है, आप काहे के लिए करो, क्योंकि आप रिस्पॉन्स कर रहे हो टू द असेस्ड रिस्क, ठीक है, आप रिस्पॉन्स कर रहे हो, राइट। जो ओवरऑल प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, और रही बात है कि अगर सब्सटैंटिव प्रोसीजर से आप ये भी पता कर सकते हो कि अगर सब्सटैंटिव प्रोसीजर में आपको ज़्यादा ही रिस्क मिल रही है, तो आप पहले ये भी पता कर सकते हो कि क्या आपने रिस्क असेसमेंट प्रॉपर तरीके से किया था कि नहीं किया था, राइट। फिर आपको जो है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे तो अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है तो आप क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर ओपिनियन दे दोगे। फिर डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, अब जो है डॉक्यूमेंटेशन, इस पर भी ध्यान दो। अब डॉक्यूमेंटेशन में क्या है कि देखो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट पे हम रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है, तो रिस्पॉन्स करते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट पे, अब एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल या असर्शन लेवल जो भी है, इस पर हम रिस्पॉन्स करते हैं, राइट। अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है, ठीक है, तो अब देखो, तो ऐसे केस में जो है आप अपना ओपिनियन कभी हो सकता है इसके चेंज हो जाए, क्योंकि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे है, ठीक है, आप इस पर रिस्पॉन्स करोगे, ठीक है, तो आपका ओपिनियन जो है क्वालिफाइड या एडवर्स हो सकता है। पर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट जब असर्शन लेवल पे है, तो ऐसे केस में जो है नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर पे इम्पैक्ट आता है, ठीक है। अब देखो फिर ये बात आती है कि हम तो इधर इंटरनल कंट्रोल भी देखते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, तो डॉक्यूमेंटेशन जिससे ये शो हो जाए कि इंटरनल कंट्रोल रिलायबल थे कि नहीं थे, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट करो, टेस्ट ऑफ कंट्रोल के सारे डॉक्यूमेंट्स आप करो, डॉक्यूमेंट करो रिलायबिलिटी ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। फिर आपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करे तो उसको डॉक्यूमेंट करो। वही है ना कि अगर प्रीवियस ईयर में अगर आपने ऑडिट किया है और प्रीवियस ईयर में आपने जो है कंट्रोल की इफेक्टिवनेस देखी थी और सब्सिक्वेंट ईयर में कुछ चेंज नहीं हुए हैं, तो आपने जो है, राइट, अगर सब्सिक्वेंट ईयर में भी आपने यही बोला है कि कंट्रोल्स अच्छे हैं, तो ऐसे केस में जो है बनती बात है कि आपको बताना पड़ेगा, देखो ये बेसिस है मेरा, या इंटरिम पीरियड और सब्सिक्वेंट पीरियड में ऐसा हो सकता है, ठीक है, आप ये देख लो। फैक्टर्स वारंट रीटेस्ट ऑफ कंट्रोल हमने देख लिया, राइट, जहाँ पे हमने एक तो हमने ये पढ़ा था कि मैनुअल एलिमेंट कंट्रोल में होता है तो कंट्रोल इन्वायरमेंट में होता है, तो कंट्रोल इन्वायरमेंट डेफिशिएंट हो जाता है मैनुअल एलिमेंट से, तो एक डेफिशिएंट पर्सनल, ठीक है, डेफिशिएंट है, राइट, सॉरी मैनुअल एलिमेंट है कंट्रोल में, एंड चेंज इन पर्सनल है,
जो एप्लीकेशन कंट्रोल को अफेक्ट करता है। फिर अपन ने ये भी पॉइंट पढ़ा था कि कंट्रोल इन्वायरमेंट, ठीक है, डेफिशिएंट जनरल आईटी इन्वायरमेंट है, डेफिशिएंट कंट्रोल इन्वायरमेंट है, डेफिशिएंट मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल है, चेंज इन सर्कमस्टेंसेस है, इसे रीटेस्ट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। फिर पॉइंट है कि कुछ सब्सटेंटिव प्रोसीजर के बारे में बातचीत थी कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर देखो आइडेंटिफाई और असेस करो, अब आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो, ठीक है। तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर मतलब टेस्ट ऑफ डिटेल और सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर आप परफॉर्म करोगे टू डिटेक्ट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, क्योंकि आपने तो सिर्फ आइडेंटिफाई और असेस करा है, अब आप उसको डिटेक्ट और रिस्पॉन्ड करोगे, राइट। अब ऑडिटर परफॉर्म करेगा सब्सटेंटिव प्रोसीजर असर्शन लेवल पे, ठीक है। तो देखो बनती बात है कि ऑडिटर जो है और अपने सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर लगा रहा है, ज़रूरी थोड़ी ना है कि उसको सारे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिल जाएंगे, ठीक है। इनहेरेंट लिमिटेशन है, कुछ इंटरनल कंट्रोल है, इनहेरेंट लिमिटेशन है, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट है, सैम्पल साइज़ है, कभी कुछ कंट्रोल लग जाते हैं, तो उसके कारण जो है सारे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं डिटेक्ट होते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे कि हमने पढ़ा कि देखो सब्सटेंटिव प्रोसीजर हमने देखा कि हम डिटेक्ट करते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हमारे असर्शन लेवल पे, ठीक है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट असर्शन लेवल, राइट। तो सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर में टेस्ट ऑफ डिटेल और सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर होता है जो डिटेक्ट करता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ठीक है, वो जो है असर्शन लेवल पे डिटेक्ट करता है, राइट। एंड जो है हम सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर लगाते हैं। अब जरूरी थोड़ा है कि सारे के सारे मिस स्टेटमेंट आ जाएंगे, हो सकता है कि इनहेरेंट लिमिटेशन के कारण हम डिटेक्ट नहीं कर पाए। फिर ये हो गया। फिर एक आता है सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। अब सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब ये होता है कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर में सब्सटेंटिव टेस्ट ऑफ डिटेल एंड सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर होता है। इसमें क्या होता है कि आप जो है एनालिटिकल प्रोसीजर लगाते हो तो आप जो है लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन जो प्रिडिक्टेबल, देखो लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन जो प्रिडिक्टेबल है ओवर टाइम, आप उधर जो है सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर लगाते हो। तो ऐसे केस में आपको 520 मदद करता है कि आप किस तरीके से सैप अप्लाई करो, इसलिए सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर बोलते हैं। मतलब इस प्रोसीजर में आपको 520 मदद करता है, ठीक है। तो लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन जो प्रिडिक्टेबल है ओवर टाइम, हम उस पर सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर लगा रहे हैं, तो ऐसे केस में 520 आ जाता है। बोलता है कि देखो मैं बताता हूँ हमको किस तरीके से लगाने का है, राइट। अब देखो सर्कमस्टेंस के मुताबिक आप डिटरमाइन कर सकते हो कि क्या सैप ही सफिशिएंट है, ठीक है, टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट लो लेवल, क्योंकि आप ऑडिट प्रोसीजर इसलिए लगा रहे हो ताकि टू रिड्यूस ऑडिट रिस्क या रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट लो लेवल। और कि या तो टेस्ट ऑफ डिटेल ही जो है आपका, कि टेस्ट ऑफ डिटेल ही सफिशिएंट है टू रिड्यूस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। देखो टेस्ट ओनली सैप काफ़ी है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर काफ़ी है कि टेस्ट ऑफ डिटेल के साथ कॉम्बिनेशन में यूज़ करना पड़ेगा कि जो है ओनली टेस्ट ऑफ डिटेल ही काफ़ी है जो भी है, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि आपको रिस्क ले देके आपको ऑडिट रिस्क जो है आप अच्छे से प्रोसीजर लगाओ ताकि ऑडिट रिस्क, ऑडिट के गड़बड़ होने की रिस्क जो है, ऑडिट में गड़बड़ी पाने की रिस्क नहीं कि मैंने ऑडिट के दौरान ये समझ में आया कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। सी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का ऑडिट रिस्क से कोई लेना देना नहीं है। ऑडिट रिस्क मतलब कि ऑडिट की प्रोसीजर ख़राब करने की रिस्क, ठीक है, कि हमने ऑडिट प्रोसीजर लगाया फिर भी हम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट नहीं कर पाए जबकि वो थे, तो ये आपका ऑडिट रिस्क बढ़ाता है। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो अभी भी है पर आपका ऑडिट रिस्क भी बढ़ाता है, ठीक है। अब आप जो है आपने रिस्क जो है आप लो लेवल पे नहीं ले पाए, राइट। जैसे कि आप जो है ऐसे 315 303 इस्टेब्लिश करता है, राइट। आप अंडरस्टैंडिंग करते हो एंटिटी एंड इट्स इन्वायरमेंट की, ऑडिट रिस्क एंड कंपोनेंट की, राइट। तो ऐसे 315 330 में जो है आप जो है अंडरस्टैंडिंग करते हो एंटिटी एंड इट्स इन्वायरमेंट की एंड इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग करते हो, ऑडिट रिस्क को देखते हो। फिर जो है ऐसे 315 और ऐसे 330, ठीक है, ये भी करते हैं कि हम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को असेस करते हैं, आइडेंटिफाई असेस करते हो, फिर ऑडिट प्रोसीजर लगाते हैं ताकि जो है रिस्क को रिड्यूस कर दे। तो देखो हमने देखा कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का असेसमेंट करते हैं। अब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट में इनहेरेंट रिस्क होता है, कंट्रोल रिस्क होता है, डिटेक्शन रिस्क होता है। इनहेरेंट रिस्क को कंट्रोल रिस्क तो हमको पता है, इनहेरेंट रिस्क जो रिस्क है ही है। कंट्रोल रिस्क मतलब कि कंट्रोल के थ्रू भी जो है रिस्क नहीं आइडेंटिफाई कर पाने की रिस्क, कंट्रोल लगाने के थ्रू भी के बाद भी हम जो है प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्ट नहीं कर पा रहे रिस्क को, तो वो कंट्रोल रिस्क है। और डिटेक्शन रिस्क मतलब कि रिस्क डेट ऑडिट के जो सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर है या ऑडिट का जो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर है वो भी जो है मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। दैट इज़ मटेरियल मतलब कि वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, कंट्रोल नहीं पकड़ पा रहा है, तो कंट्रोल रिस्क, इनहेरेंट रिस्क तो होता ही है। और ये जो होता है डिटेक्शन रिस्क, डिटेक्ट नहीं कर पाने की रिस्क। अब पॉइंट ये है कि जब रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ज़्यादा है, राइट। अब रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट मतलब कि इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, ठीक है, ये ज़्यादा है।
तो ऐसे केस में जो है आपको ज़्यादा एविडेंस गैदर करने पड़ते हैं, ठीक है। अब ज़्यादा आप जो है ऑडिट एविडेंस गैदर करोगे तो डिटेक्शन रिस्क आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। एक होता है कि एक इनहेरेंट रिस्क या डिटेक्शन रिस्क, और डिटेक्शन रिस्क आपका ज़्यादा है, ठीक है। तो आप ऑडिट प्रोसीजर ज़्यादा अप्लाई करोगे, ऑब्वियस ही बात है, ताकि आप ऑडिट रिस्क को लो लेवल पर लेकर आ जाओ। तो ले देकर हमको क्या करना है कि ऑडिट रिस्क को लो लेवल पे लेकर आना है। एक तो सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर करने हैं ताकि हम रिस्क असेसमेंट प्रॉपर तरीके से कर पाए, ठीक है, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट को डिटेक्ट कर पाए, राइट। और एक ये भी होता है कि आप ज़्यादा प्रोसीजर लगा रहे हो तो ऑडिट रिस्क तो आपकी एक तरीके से डिटेक्शन रिस्क आपकी कम हो जाती है। अब जब डिटेक्शन रिस्क कम हो गई है तो ऐसे केस में जो है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट भी आपका एक तरीके से कम हो जाता है, ठीक है। अपन ने पढ़ा ही था कि जो है आप आइडेंटिफाई और असेस करते हो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट फिनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे, असर्शन लेवल पे। तो आपने जो आइडेंटिफाई और असेस करा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड देन देखा कि लाइकलीहुड कितना है उसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल स्टेटमेंट मिस स्टेटमेंट, वो आपको हेल्प करता है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर को डिफाइन करने में, ठीक है। आप फिर उसके रिस्पेक्ट में जो है अंडरस्टैंडिंग करते हो एनडीटी इन्वायरमेंट की, इंटरनल कंट्रोल की, फिर आप जो है असेस करते हो, राइट। अगर लाइकलीहुड अगर आपको लिखता है ज़्यादा है तो ऐसे केस में आप जो है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाते हो, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमने पॉइंट समझे। अगर जो है इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, ठीक है। हमने आखिरी में जो पॉइंट समझे कि इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क, हमने वो देखा, ठीक है। हमने फिर सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर देखा कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन जो प्रिडिक्टेबल है ओवर टाइम, तो हम उस पर प्रोसीजर लगाते हैं तो 520 आपको मदद करता है इसमें, ठीक है। टेस्ट ऑफ डिटेल, टेस्ट ऑफ कंट्रोल हमने समझा, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट असर्शन लेवल पे। फिर फैक्टर वारंटी, टेस्ट ऑफ कंट्रोल हमने देखा। फिर हमने जो है पर्टिकुलर देखा कि क्लोजिंग फिनेंशियल स्टेटमेंट पे सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्या होते हैं कि रिकन्सिलेशन देख लो, ईयर एंड के एंट्रीज और ईयर एंड के एडजस्टमेंट देख लो, ठीक है। और सब्सटेंटिव प्रोसीजर जो है इंटरिम पीरियड में जो है आपने लगा के रखा है तो चेक करो कि क्या टेस्ट ऑफ कंट्रोल के साथ साथ ही काफ़ी हो जाएगा कि आपको कॉम्बिनेशन में यूज़ करना पड़ जाएगा, राइट। और जिस तरह, ठीक है, तो देखो कि इफ़ ऑडिटर थिंक क्या वो सफिशिएंट एंड प्रोवाइड रीजनेबल बेसिस, ठीक है, कि क्या सब्सिक्वेंट पीरियड में ये लगने से क्या मैं रीजनेबल कंक्लूजन दे सकता हूँ, क्या मैं प्रॉपर कंक्लूजन दे सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें आप देखो। फिर जो फैक्टर है जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर को अफेक्ट करता ही है, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट कर देते हैं। देखो यार, एक तो सब्जेक्ट मैटर का नॉलेज होना चाहिए, सामने वाले का भी विलिंगनेस होना चाहिए। विलिंगनेस बहुत सारी चीज़ों से अफेक्ट हो जाता है कि या तो वो जिम्मेदारी नहीं ले, या तो भैया ट्रांजेक्शन ही डिफरेंट करेंसी में रिकॉर्ड होते हैं, या तो जो है हमारे डे टू डे ऑपरेशंस में ये मेजर ये सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ले भी ली तो आपको जो है कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, ठीक है। पोटेंशियल लीगल लायबिलिटी है। फिर जो है ऑब्जेक्टिविटी ऑफ कंफर्मिंग पार्टी। फिर हमने एरिया जहाँ पे एक्सटर्नल कंफर्मेशन लगता है, जहाँ पे करंट एसेट के अपन ने कुछ पॉइंट्स देखे हैं, करंट फिक्स्ड करंट एसेट करंट लायबिलिटी है, फिक्स्ड एसेट के लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के हमने कुछ पॉइंट देखे हैं, ठीक है। फिर सब्सटेंटिव जो है हमने सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर, राइट। सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर आपके रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट डिटेक्ट कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, करे तो जो है आप कम्युनिकेट कर दो TCWG को। सब्सटेंटिव प्रोसीजर काय के लिए कर रहे हैं, रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट ऑडिट रिस्क को जो है लो लेवल पर लाना, ठीक है। अब टेस्ट ऑफ डिटेल भी यूज़ कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हमने देखी। टेस्ट ऑफ कंट्रोल हमने देख लिया। अब इंटरनल कंट्रोल में हमने देखा कि प्रीवियस ऑडिट और सब्सिक्वेंट ऑडिट, ठीक है। प्रीवियस ऑडिट में इंटरनल कंट्रोल ऑपरेटिंग इफेक्टिव है तो सब्सिक्वेंट ऑडिट में भी वो इफेक्टिव रहेगा। अगर सिग्निफिकेंट चेंज है तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर लो, नहीं है तो इफेक्टिव ही है। तो ऐसे केस में जो है आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल तो फिर भी 3 साल में 3 ऑडिट में एक बार करना चाहिए। तो या तो इकट्ठा कर लो या तो थोड़ा थोड़ा करके करो। ऐसे ही इंटरिम और सब्सिक्वेंट पीरियड में भी था। फिर हमने बोला कि रिलेवेंट पर हमको यही देखना है कि रिलेवेंट पर्सन रिलेवेंट टाइम पे रिलेवेंट कंट्रोल को अप्लाई करता है कि नहीं करता है। इसके लिए जो है टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। ऐसे केस में आप ऑडिटर चेक करेगा क्या ये कंट्रोल को तो पूरे टाइम ही सही होना ज़रूरी है। तो ऐसे केस में थ्रू आउट द ऑडिट वो कंट्रोल को चेक कर सकता है। कुछ कंट्रोल्स में वो रिलेवेंट पीरियड में चेक करेगा। इस तरीके से हमने जो है समझा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल CATV, जहाँ पे हमने जो है क्वेश्चन का डिस्कशन भी करा। क्वेश्चन का डिस्कशन मतलब कि जो भी हम पॉइंटर्स और निमोनिक्स बना रहे हैं ना, ठीक है, तो ये सब जो है क्वेश्चन ही, राइट। और इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल CATV। बस एक पॉइंट एक आखिर में ये बताना है कि जो हमारा ऑडिट रिस्क होता है उसमें रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होता है और डिटेक्शन रिस्क होता है, ठीक है, उसका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है।
और रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट में इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क होता है, राइट। तो चलो बाय।